नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में। अब हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है क्या, कहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत हुई फार्मेसी की, कैसे पुराने टाइम में लोग एलिमेंट्स को या डिजीज़ को कैसे ट्रीट करते थे, ठीक है? और आज का जो फार्मास्यूटिकल्स का पीरियड है, यहाँ तक हम किन-किन दौर से गुज़रते हुए पहुँचे हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन अब हम ये समझेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हिस्ट्री होती क्या है? अगर मैं लेमन टर्म्स में आपको बताऊं तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब भूतकाल की जानकारी का होना, और वो जानकारी भी किसी बेसिस पर होना। ठीक है, मतलब पास्ट की स्टडी करना और वो किसी एविडेंस के बेसिस पे करना। प्रॉपर एकेडमिक स्टडी होनी चाहिए पास्ट की, और किसी ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पे। अगर हम पढ़ते हैं कि अयोध्या बहुत बड़ी नगरी थी और द्वारिका के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो उसके बेसिस पर हम एक्सकावेशंस भी करते हैं, और उन एक्सकावेशंस को देखते हुए, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को देखते हुए ये देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या बरामद होता है, क्या हमें मिलता है, एक्चुअली वहाँ पे कुछ था या नहीं था, लिटरेरी सोर्सेज कितना सच बोल रही हैं। एक्चुअल एक्सकावेशन से जो हमने खुदाई करके आर्टिफैक्ट्स को निकाला है, ठीक है, तो वो कितने ज़्यादा मैच कर रहे हैं जो लिटरेरी सोर्सेज है, मतलब जो लेख हमें मिले हैं जो कि अयोध्या का, द्वारिका का वर्णन करते हैं, वो कितना ज़्यादा मैच करते हैं जो कि एक्चुअल हमने एक्सकवेशन करके स्टडी करी है उससे। ठीक, तो हिस्ट्री पढ़ते हुए हमें ये समझ आता है कि ये जो एविडेंसेस है ना, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे गुफाओं में कोई पेंटिंग्स का मिलना, किसी मतलब पत्थर पे कुछ उन्होंने मतलब घड़ा हुआ होता है, एनग्रेविंग्स बोलते हैं जिनको, तो उस पे क्या लिखा हुआ है। तो ये सब जो सोर्सेज है ना, ये अपनी एक प्राइम इम्पोर्टेंस को शो करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के टाइम। ठीक है, तभी हम इसको बोल पाएंगे कि साइंटिफिक स्टडी है, किसी एविडेंस के बेसिस पे स्टडी करी है हमने हिस्ट्री की। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट। अब फार्मेसी की जो हिस्ट्री है, इस पे मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। आप अभी कुछ एक टाइम पीरियड्स पढ़ेंगे, मतलब कुछ ईयर्स पढ़ेंगे, जैसे 200 एडी, 200 बीसी, 400 एडी, 400 बीसी। तो ये बीसी और एडी है क्या है ना? तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो बीसी होता है वो बिफोर क्राइस्ट कहते हैं उसको, और जो एडी होता है उसको बोलते हैं एनो डोमिनाई। ठीक है? ये क्रिश्चियन टर्म्स हैं। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है, ये हुआ था ईयर 0 में। ठीक है? 0 ईयर में हुआ था। ना वो एडी में, ना वो बीसी में। ठीक? तो उनके जन्म के ईयर को हम रेफरेंस 0 ईयर मान लेते हैं। और जब हम पॉजिटिवली आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं वो होता है एनो डोमिनाई। ठीक है? एडी, एडी की टर्म्स में आगे बढ़ते हैं पॉजिटिवली। तो आज का जो हमारा ईयर चल रहा है, दैट इज 2020 एडी। ठीक है, और अगर हम जीरो के से पीछे की तरफ जाते हैं, तो जैसे -1 -2, तो वो क्या चलेगा? वो होगा आपका बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो वो क्या है? अगर मैं तो बीसी को हम कैसे देखेंगे कि हाँ, जीरो के पहले क्या आया? 1 बीसी, उसके पहले क्या आया? 2 बीसी, उसके पहले क्या आया? 3 बीसी, इस तरह से। तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि 499 बीसी के बाद अगला साल कौन सा आएगा, तो आंसर क्या होगा? 498 बीसी। और उसके बाद कौन सा ईयर आएगा? 497 बीसी। और इस तरह से जीरो की तरफ मूव करते जाएंगे, और फिर जीरो से आगे एडी में आगे की तरफ 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो फिर सिमिलरली एक और टर्म होती है, वो सेकुलर टर्म है। ये तो क्रिश्चियन टर्म थी ना, अब सेकुलर टर्म है जिसे हम कहते हैं बीसीई या फिर सीई। इसमें बीसीई का मतलब है बिफोर द कॉमन एरा। ठीक है, और सीई का मतलब है कॉमन एरा। बाकी ईयर्स के दोनों जो ईयर्स हैं, मतलब क्रिश्चियन और सेकुलर टर्म्स दोनों सेम होते हैं। मतलब अगर कोई आपको कहे कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनकी मृत्यु 632 सीई में हुई, तो ये सीई वाला जो 632 है, ये सेम होगा 632 एडी के। तो ईयर्स ये सेम ही है, बोथ आर सेम। ठीक है, अब जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को हम बेसिकली प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं पहले तो ये आपके जो है मतलब सिलेबस के बाहर का इशू है, आपको समझने की इसको ज़रूरत नहीं है कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो क्या है, हिस्ट्री क्या है। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एंशियंट पीरियड कौन सा है, मिडीवल पीरियड कौन सा है, और मॉडर्न पीरियड कौन सा है। तो एंशियंट क्या है? जो 1000 एडी के जो पहले का पीरियड है, जब से ह्यूमन ओरिजिन हुआ है, ठीक है, वो हम क्या कहेंगे उसको?
वो कहेंगे एंशिएंट एरा है, कि इंसान जो है तब इवोल्यूशन कर रहा था, लगातार बढ़ रहा था, और उसने नई-नई खोज करना, नए-नए दौर को देखना उसने शुरू किया। और मिडीवल पीरियड कौन-सा है? मिडीवल पीरियड जब आपके मतलब मुगल्स वगैरह का टाइम था, स्लेव डायनेस्टी का टाइम था इंडिया में। और मतलब 1000 एडी से लेके लगभग आपकी 1600 ईस्वी तक का जो पीरियड था, ईयर 1600 एडी तक का पीरियड था, उसको हम बोलते हैं मिडीवल पीरियड। और फिर इसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होगा वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं उसको। तो ये तो था आपका ब्रॉडली, मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया। ठीक है, हिस्ट्री होती क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। अब हमने फार्मेसी की टर्म्स में देखना है कि फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज फार्मेसी। फार्मेसी अपने आप में क्या है। तो फार्मेसी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, मतलब पहले तो आपने ड्रग को बनाया, मतलब कंपाउंड करना, कंपाउंडिंग, ड्रग्स को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स करके। ठीक है, जिसकी एक फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, ऐसी चीज़ों को मिक्स करके आपने एक दवाई को बनाया। ठीक है, फिर उसको डिस्पेंस किया, मतलब आपने एडमिनिस्टर करवाना है। और फिर उस पर डोजेज को देखना है, कैसे एडमिनिस्टर करवाना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये आ जाते हैं डिस्पेंसिंग में। ठीक है, तो जो साइंस जो है दवाई के बनाने को लेके और उसको डिस्पेंस करने को लेके, ये इस जो साइंस है इसको बोलते हैं फार्मेसी। अब पुराना टाइम जो होता था ना, उस टाइम में जो ये सारा, एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं अब। एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो फार्मेसी और दवाइयों से रिलेटेड, जो बीमारियों से रिलेटेड स्टडी होती थी, वो स्टडी करते थे एक वैद्य जी। कौन स्टडी करते थे? एक वैद्य जी। ठीक है, तो वो ही वैद्य फार्मासिस्ट थे, वही वैद्य डॉक्टर थे, वही सब कुछ थे। ठीक है, उन्होंने ही स्टडी करनी है, उन्होंने ही दवाइयों को बनाना है, उन्होंने ही आगे एडमिनिस्टर करवाना है। लेकिन अब का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे एंशियंट से, तब आप देखेंगे कि कैसे जो मेडिसिन है और फार्मेसी है, दोनों में एक अलग अलग डिवीजन हो जाती है, शिफ्ट आ जाता है। डॉक्टर्स के पढ़ने की चीज़ अलग हो जाती है, फार्मासिस्ट के पढ़ने की चीज़ अलग हो जाती है। हालांकि कॉमन चीज़ें भी ये पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो एरिया ऑफ डीलिंग है वो सेम है। ठीक है, अब हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी से वो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वर्ल्ड में फार्मेसी का ओरिजिन कहाँ है, क्या होता है वर्ल्ड में। अभी हम इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे। अगर आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और ज़्यादा आइडिया होना चाहिए इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो जब हम वर्ल्ड की हिस्ट्री को देखते हैं तो एंशियंट ग्रीक्स के टाइम में इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। अब मैं आपको ना एक मैप के थ्रू थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि ग्रीक्स का एरिया कौन सा था, ठीक है, रोमन्स का एरिया कौन सा था, फिर उसके बाद यूएस का एरिया कौन सा है। तो ये मैप में पहले आप देख लो कि ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया है यहाँ पे। और इसके बाद जब हम इसकी वेस्ट साइड को मूव करना शुरू करेंगे, तो ये अफगानिस्तान के बाद वाला जो एरिया है ये है आपका वेस्ट एशिया। इसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जो हैं कंट्रीज आ जाएंगे। इसके बाद जो बाद का जो एरिया है ये एरिया है यूरोप का। ठीक है, इसी एरिया को पुराने टाइम में कोई मिसोपोटामिया कहता था, इससे आगे के एरिया को ये बेबीलोनिया भी कहा जाता था। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे अटलांटिक ओशन की तरफ। अटलांटिक ओशन को पार करने के बाद आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये है आपका यूएस। तो हमने अलग अलग एरिया के जियोग्राफिकली प्रोस्पेक्टिव से ये देखना है कि कहाँ पे किस साल में ओरिजिन हुआ फार्मेसी का, वहाँ पे शुरुआत में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता था पेशेंट्स का, उनके डिजीज का। तो पहले हम देखेंगे ग्रीक्स को, मतलब जो ग्रीस का एरिया है। ग्रीस में भी फिर आगे साथ में, पहले हम ग्रीस के साथ में लगता है ये जो एरिया रोमन एम्पायर का है ना, ग्रीस में रोमन एम्पायर का जो था रूल था, तो वहां पे ये रोमन एम्पायर के एरिया को देखेंगे कि उस समय में क्या होता था कि लोग ना एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ना उन्होंने एक तरह की लिस्ट तैयार कर रखी थी और रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया था कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा जो प्लांट है या फिर कोई और मिनरल है, ठीक है, वो किस काम में आता है, किस बीमारी को ठीक करने के लिए यूज होता है।
तो इस तरह से उन्होंने पहली बार एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को तैयार किया और ये बताया कि वो ड्रग किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो उस समय ये था पीरियड, जो एक बंदे का पीरियड था, क्या नाम था उसका, क्लॉडियस गैलन। ठीक है, क्लॉडियस गैलन। उस टाइम जो ईयर था वो था 2nd सेंचुरी एडी। तो 200 का पीरियड था आपका। और ये जो था कि रोमन एम्पायर में जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्शन का जो प्रोसेस था, ये गैलन का ही टाइम था। ठीक है, क्लॉडियस गैलन का ही टाइम था जब ये सारे रिकॉर्ड्स को बनाया गया। तो गैलन के नाम से ही आपका आज की डेट में जेलेनिकल फार्मेसी, ठीक है, जेलेनिकल फार्मेसी का नाम ओरिजिनेट होता है। और इससे एक टर्म जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, गैलेनिकल्स। वो टर्म क्या होती है कि हम उन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं ग्लैनिकल्स को, जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है, या फिर वो डायरेक्टली प्लांट एक्सट्रैक्ट्स ही होते हैं। ठीक है। तो गैलन के अलावा क्या था, एक हम पढ़ेंगे ग्रीक्स में डिस्कोरॉइड्स के बारे में। ठीक है, ये भी 1st सेंचुरी एडी के टाइम की ही बात है, जब डिस्कोरॉइड्स ने काफ़ी मतलब इसमें इवोल्यूशन स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल फील्ड में। तो उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते थे ना, मतलब कोई ऐसे टेक्स्ट जहाँ पे ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ होता है, तो उस टाइम पे उसको बोलते थे हम मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका जो था एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि पहले तो ये डॉक्टर्स वगैरह ही पढ़ते थे, वैद्य जी वगैरह पढ़ते थे। तो मैटेरिया मेडिका में कुछ लिखा हुआ आता था आपका ड्रग्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो कैसे वो ट्रीट करते हैं इसके बारे में, कौन से बीमारी में ट्रीटमेंट होगा इसके बारे में लिखा हुआ था होता था। ठीक है। तो ये लगभग जो मटेरिया मेडिका है एक तरह की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन के रही लगभग 1500 साल तक। ठीक है। और इसके बाद आएगा टाइम 18 सेंचुरी का, मतलब 1701 से लेके आगे 1799 तक का जो पीरियड है। उस टाइम में मतलब डॉक्टर जॉन मॉर्गन थे, उन्होंने ना फिर क्या किया था, सेपरेशन कर दी थी। फार्मेसी और मेडिसिन के जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी सेपरेशन कर दी थी। और डॉक्टर जॉन मॉर्गन कहाँ से थे, वो थे यूएस से। तो यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे आपको रोल देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद ना इंडियन पर्सपेक्टिव में तो चलो हमने जो ओरिजिन देखना है वो आएगा आपका सुश्रुता संहिता से और चरक संहिता से। ठीक है। पुराने टाइम में ये बड़े दिग्गज वैद्य होते थे जिन्होंने इंडिया में ये कुछ दो ऐसे मतलब संहिताज लिखे, कहने का भाव है ऐसे टेक्स्ट लिखे जिसमें जिसको हम आयुर्वेद में एक प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज़ मानते हैं। उसके बिना जो है हम आज की डेट के जो मॉडर्न फार्मेसी है उसके बिना हम पहुंच ही नहीं पाते। उसमें सर्जिकल मेथड्स का भी वर्णन हुआ होता था सुश्रुता संहिता में और आपका चरक संहिता में। इसके अलावा आपके सारे बताए गए थे ड्रग्स के बारे में कि डिजीज़ के बारे में कौन से ट्रीटमेंट है उसके लिए अवेलेबल, कौन सी जड़ी बूटी उसके लिए अवेलेबल है। जड़ी बूटी का भी मतलब मान लो आपके पास एक प्लांट है, तो प्लांट का भी कौन सा पार्ट यूज़ होगा उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ये भी वहाँ पे मेंशन्ड हुआ होता था। और वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे देवता किसको मानते हैं फार्मेसी में, तो वो है देवता आपके धन्वंतरी। तो धन्वंतरी को माना जाता है कि समुद्र मंथन के टाइम वो अमृत को लेके निकले थे समुद्र मंथन से। ठीक है। तो उनको माना जाता है बेसिकली देवता। गणेश जी को भी कई लोग मानते हैं। ठीक है। कई लोग भगवान शिव को भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने जो है विष पी लिया था, तो उसको भी मतलब रिलेट करते हैं काफ़ी फार्मेसी में। तो इसके अलावा अभी हम जो है एक आपको टर्म समझाता हूँ, एरा। एरा क्या होता है, एरा का मतलब है एक दौर, पूरा दौर। दौर क्या होता है, अगर मैं आपको ये समझाऊं कि पहले टाइम में एक दौर था कि जब हम एंशियंट टाइम में क्या करते थे ना कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम पत्तियों का यूज़ करते थे, मिट्टी का यूज़ करते थे और ठंडे पानी का यूज़ करते थे। ठीक है। लेकिन आज की डेट में कौन सा दौर आ गया है कि जब हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्राइनेक्सामिक एसिड जैसे केमिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह का दौर होता है एरा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, फार्मेसी को स्टडी करते टाइम वर्ल्ड हिस्ट्री लेवल पे 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स को हमने अच्छी तरह से देखना है। मतलब 5 हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, 5 हिस्टोरिकल एराज। तो पहला है आपका एंशियंट एरा।
ये इसका जो था ना, ये एंशिएंट एरा का टाइम कभी, मतलब एंशिएंट को हम ये नहीं अभी डिराइव कर सकते कि इसकी शुरुआत कब से हुई, लेकिन हमें ये पता है कि इसका अंत हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है। इसका अंत हमें कैसे पता लगता है कि हमने एक पूरा शिफ्ट देखा कि पहले जो है ट्रीटमेंट इस तरह से हुआ करता था, लेकिन अब जो है इससे कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है, इस मतलब 1600 ईस्वी के बाद कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा एक ट्रीटमेंट के मेथड में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1600 से लेके जो 1940 तक का पीरियड है, इसको बोलते हैं हम एम्पेरिक इरा। एम्पेरिक इरा। ठीक है। इसके बाद आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का इरा, जो कि 1900 से लेके 1970 तक का पीरियड होगा। ठीक है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होती है, और इंडस्ट्रियल स्केल पर लार्ज स्केल पर आपकी जो है मेडिसिन की फॉर्मेशन शुरू की जाती है। फिर उसके बाद 1970 से लेके आज की दौर में भी जो पीरियड चल रहा है, ये है पेशेंट केयर का एरा। ठीक है। और अभी जो मॉडर्न हमारी रिसर्च चल रही है, और भी जो आगे डेवलपमेंट होगी, वो हो रही है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे। ये एक तरह का न्यू होराइजन साबित होने वाला है। ठीक है। तो अभी हम एक-एक करके इन सारे पीरियड्स को पढ़ते हैं कि एंशिएंट एरा जो था, पहले हम एंशिएंट एरा को देखते हैं। इस टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, पत्तों को, मिट्टी को और उस ठंडे पानी को ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है। उनके सर्जिकल मेथड्स भी अलग होते थे। तो वो क्या करते थे ना, एनिमल्स को देखते होते थे कि कैसे वो एक तरह से अपने जो हैं वाउंड्स, जो उनके ज़ख्म हैं, उनको कैसे हील करते हैं। कौन-सी वो मतलब जड़ी-बूटियों से अपने आप को ट्रीट कर पाते हैं किसी प्रॉब्लम से। तो उस टाइम पे फिर एक बेबीलोनिया का एरिया था, तो जहाँ पे हमें अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिलते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के। तो वो कैसे कौन उस टाइम पे करते थे फार्मेसी की प्रैक्टिस, वो करते थे उस टाइम के पुजारी, प्रीस्ट और फार्मासिस्ट करते थे। तो उन रिकॉर्ड्स को बेबीलोनिया के एरिया में उनको प्रिजर्व करके रखा गया था, जहाँ से हमें थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में फार्मेसी का पता चलता है। ठीक है। तो अ, अब यहाँ अगर हम देखें कि कौन-कौन सी जगह में या फिर कौन से लोगों का एक पूरा योगदान था फार्मेसी में, तो एक मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज़ में ना हर्ब्स हर्ब्स का बड़ा यूज़ होता था। तो चाइनीज़ के जितने भी आपको टेक्स्ट मिलेंगे, तो उसमें हर्ब्स के बारे में, जैसे चाय हो गई, इसके बारे में काफ़ी कुछ ना, जड़ी-बूटियों के बारे में एक नॉलेज मिलती है आपको। अच्छा, थोड़ा-सा आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ऐसे कुछ हम पढ़ेंगे हिप्पोक्रेट्स के बारे में, थियोफरेस्टस के बारे में, मैथ्रीडेट्स के बारे में, तो ये कुछ एक नाम है, तो इनके नाम का सिग्निफिकेंस आपको थोड़ा-सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा जनरल नॉलेज के लिए। एक आपके एग्ज़ामिनेशन में अच्छा इंप्रेशन भी डाल सकते हैं, ऐसा अगर आप मेंशन करेंगे तो। जैसे हिप्पोक्रेट्स है, हिप्पोक्रेट्स कौन थे? उनको हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है? फिर ऐसे ही एक है थियोफरेस्टस, आपको पता होगा थियोफरेस्टस हैं फादर ऑफ बॉटनी। इसी तरह से मैथ्रीडेट्स, मैथ्रीडेट्स कौन थे? फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। उन्होंने क्या स्टडी किया कि एडवर्स इफेक्ट, मतलब जो हमारे को पॉजिटिवली फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं, इनका जो फादर थे वो कौन थे? मैथ्रीडेट्स, मतलब टॉक्सिकोलॉजी को स्टडी करने वाले मैथ्रीडेट्स थे शुरुआत में। फिर एक हम पढ़ेंगे डिस्कोराइड्स के बारे में। डिस्कोराइड्स को हम कहते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। अच्छा सर, अब हम ये भूल गए हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी के बारे में तो आपने बताया कुछ नहीं। अच्छा, अब फार्माकोलॉजी के बारे में समझ लो फिर। फार्माकोलॉजी है वो स्टडी कि आपने ये देखना है उस स्टडी में कि आपके शरीर के ऊपर एक ड्रग का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर वो करता है ड्रग आपके शरीर के ऊपर, या फिर एक आपका शरीर उस ड्रग के लिए कैसे रिएक्ट करता है। ये जो दोनों स्टडीज है ना, इसको बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। इसके बाद पेसेल्सस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसने क्या किया था, केमिकल बेस्ड ड्रग्स को बनाने में हेल्प की थी। ठीक है। फिर हम कॉस्मोस और डेमियन के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन है? वो थे एक तरह के सेंट्स ऑफ फार्मेसी। भाई संत थे वो फार्मेसी के और मेडिसिन के। इन्होंने फार्मेसी की और मेडिसिन की आपस में क्लोजनेस को काफ़ी दर्शाया कि वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है, तो फार्मेसी की जो है और मेडिसिन की एक प्रॉपर डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और हम हमें जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुराने टाइम में ऐसा हुआ होता होगा, मतलब ऐसा कुछ होता होगा, तो ये कहाँ से मिलता है? उस टाइम में जैसे हमें ना 2600 बीसी
ठीक है, 2600 बीसी के अराउंड ना हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मिलते हैं जो कि क्ले के ऊपर लिखे गए थे। तो उन्होंने चिकनी मिट्टी के एक तरह से स्लेट्स प्रॉपर बनाई, एक पूरे फट्टे बनाए, उनके ऊपर उन्होंने एनग्रेविंग्स कर दी थी। मेडिकल इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई हुई थी कि ये चीज़ इस तरह से यूज़ होती है। और ये था आपका मतलब प्रोटो हिस्ट्री का टाइम, ठीक है। और इसके बाद ना पेपिरस का यूज़ होने लग गया था 2600 बीसी के बाद। मतलब अगर हम 1500 बीसी की तरफ को मूव करते हैं तो 1500 बीसी के अराउंड ना हमें ताड़ के पत्तों पे काफ़ी मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई थी फार्मेसी के रिलेटेड चीज़ों की, ठीक है। तो इसी तरह से एक हमें कम से कम 800 रेमेडीज़ का एक रिकॉर्ड मिलता है 1500 बीसी के अराउंड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए थे, ठीक है। तो वो कहाँ पे लिखे हुए थे? वो लिखे हुए थे ताड़ के पत्तों पे। और उसके पहले कहाँ पे लिखे हुए एविडेंसेस मिलते हैं? क्ले के ऊपर, ठीक है, क्ले की स्लेट्स के ऊपर। और इसके बाद क्या है कि हमने ये पढ़ना है कि आज की डेट में मॉडर्न एडवांसेस क्या क्या हुई हैं फार्मेसी की फील्ड में, ठीक है। तो जब एशियन एंशियंट एरा जो है वो ख़त्म होने को आया तो उसके उसके एंड के टाइम पे कौन कौन सी एडवांसमेंट हमें फार्मेसी में देखने को मिलती हैं। एक तो उस टाइम पे फॉर्मूलरी बन गई थी, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो फार्मासिस्ट जो होते थे उस टाइम के वैद्य होते थे, उन्होंने एक रिटर्न रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए थे। पहले तो होता था ना, मौखिक परंपराएं होती थी कि एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को याद करवाया कि ये चीज़ इस तरह से यूज़ होगी। वो फिर जो मौखिक परंपरा चलती गई, उसके बाद रिटर्न जब इंसान ने लिखना सीख लिया तो उसने उसको ताड़ के पत्तों पे, क्ले पे, फिर पेपर पे जगह जगह लिखना शुरू किया। तो ये मतलब रिटन एविडेंसेस मिलने हमें स्टार्ट हो गए थे एंशंट एरा के एंड के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है एंशंट एरा के एंड में कि डोजेज फॉर्म्स वर नो लॉन्गर हार्वेस्टेड फ्रॉम हर्ब गार्डन्स। तो ऐसा था कि अब क्या था कि पहले तो फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता था ड्रग्स को, कि एकदम से बनाई और उसी टाइम पे हमने एडमिनिस्टर कर दी ड्रग्स। लेकिन अब टाइम कैसा आ गया था कि अब हम उनको प्रिजर्व भी कर सकते थे। पहले तो मेडिसिन को बनाया, अगर यूज़ होगी तो ठीक है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। अब ख़राब होने से बचाने के लिए सिरप फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी। तो मतलब उन्होंने हाईली कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशंस में वो ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, अब उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकती थी। जो हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, उसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो लॉन्ग टाइम तक ऐसे प्रिजर्व्ड रहते थे ड्रग्स, कैसे, सिरप्स की फॉर्म में। अच्छा, इसके मतलब 762 एडी का एक टाइम था जहाँ पे हमें पहली फार्मेसी शॉप देखने को मिलती है। और वो कौन से एरिया में देखने को मिलती है? बगदाद के एरिया में। बगदाद कहाँ पे है? इराक में, ठीक है जी। तो अब क्या है कि 1350 से लेके 1650 एडी का टाइम था, जिस टाइम पे हम मानते हैं कि एंशियंट एरा का एंड हो गया, ठीक है। फार्मेसी जो है वो सेपरेट हो गई एक तरह से मेडिसिन से, और फार्मेसी को एक अलग तरह का अपना एक स्टेटस मिल गया। इसके बाद एंशियंट एरा के बाद जो पीरियड आता है वो है एम्पिरिक एरा का। अब एक ना फार्माकोपिया होता है, फार्माकोपिया में ना आपके ड्रग्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनको चेक कैसे करना है कि ये एक्चुअल ड्रग वही है या नहीं है, ठीक है, उनकी टेस्टिंग, उनके ऐसे, ये सारा कुछ ना हर एक केमिकल के बारे में फार्माकोपिया में लिखा हुआ होता है। तो एक तरह का ये रेगुलेटरी टूल बन गया फार्मासिस्ट के लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, अमेरिकन थे वो, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहला हॉस्पिटल 1751 ईस्वी में बनाया, ठीक है। एक तो ये बात इसमें याद रखने वाली है। दूसरा क्या है कि एम्पेरिक एरा में ना केमिकल्स हमने काफ़ी सारे जो थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। जैसे हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में पता चल गया था, क्लोरीन के बारे में पता चल गया था, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन के बारे में पता चल गया था। फिर ओपियम जो प्रोडक्ट्स थे जैसे एनाल्जेसिक, मॉर्फिन है, उसकी डिस्कवरी हमने कर ली थी, ठीक है। फिर इसके इसी दौरान ना एक साइंटिस्ट थे विलियम प्रॉक्टर, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी, ठीक है। तो उनका क्या था, एक मेजर कंट्रीब्यूशन था फार्मेसी की फील्ड को,
ठीक है? और उन्होंने क्या था कि इस एरिया ऑफ केमिस्ट्री में काफ़ी रिसर्च करी थी। और तब के टाइम में हमने अलग-अलग प्लांट के पार्ट्स को, जैसे कि रूट्स हो गई, बार्क हो गई, हर्ब हो गई, फ्लावर्स हो गए, इनको हमने ना यूज़ करना स्टार्ट किया फार्मेसी में। और इनके ऊपर ना एक गवर्नमेंट का कंट्रोल बनना शुरू हो गया कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ जो है टॉक्सिकोलॉजिक हो और उसका जो मिसयूज़ होता रहे। ठीक है? जैसे अफ़ीम का हम कहें कि मिसयूज़ हो गया, तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कुछ पावर्स ली, तो इनका जो है कंट्रोल यूज़ करवाना स्टार्ट किया। और क्या हुआ, इस टाइम के दौरान ना, एम्पिरिक टाइम के दौरान ही आपके टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट को देखना शुरू किया इंसान ने। ठीक है? मतलब कोई चीज़ को हमने ओवरडोज में ले लिया, या फिर कोई चीज़ जो है वो इंसान के लिए हार्मफुल है लेकिन उसको हमने कंज्यूम कर लिया, या फिर उसके साथ हम किसी तरह के इंटरेक्शन में आते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये चीज़ पढ़नी हमने एम्पिरिक एरा में शुरू की। इसके बाद जो पीरियड आएगा वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। मतलब ये वो टाइम था जब सिविल वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर वन हुई। तो ये जो टाइम था, अ, क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन कब होती है आपकी, 1913 से लेके 1920 के टाइम में। इसके बाद 1940 तक तो आपकी वर्ल्ड वॉर टू ही चलती रहेगी। ठीक है? 1935 के अराउंड से लेके 1940 तक आपकी वर्ल्ड वॉर टू चलेगी। तो इसमें करोड़ों लोगों की जान जाती है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादातर जो थे लोग इंजर्ड होते थे। ठीक है? बीमार होते थे वॉर के कारण। ठीक है? तो ऐसे में क्या था, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन जो है वो भी बढ़ गई। अब जितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, उनको उतनी ही दवाई की ज़रूरत भी तो है। तो वो क्या करते थे, फिर इंडस्ट्रियल मशीन से वो दवाइयाँ बनवानी शुरू करते थे, और वो ज़्यादातर दवाई जो है मतलब लार्ज स्केल में कैसे प्रोड्यूस हो, इसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हुई। ठीक है? और क्या हुआ कि ऐसी रिसर्च की गई कि जो कि अ, नए ड्रग्स या फिर ओल्ड ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन करके उनकी मतलब रिएक्शंस को देखा गया कि इनका क्या रिएक्शन बॉडी पे हो सकता है। कोई मतलब पॉजिटिव हमारे को रिस्पॉन्स भी मिले हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिले हैं। दवाइयों को डायरेक्टली ह्यूमंस पे भी टेस्ट किया गया। ठीक है? तो एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई। और क्या हुआ जी, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन को एक तवज्जो मिली कि इस स्टैंडर्ड का ड्रग होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड की मेडिसिन आपकी होनी चाहिए। और बायोलॉजिकली ड्रग्स जो हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट्स थे वो प्रिपेयर्ड किए गए। ठीक है? और क्या किया गया, पेरेंटल मेडिकेशन भी जो है, मतलब जो हम जो माउथ के जैसे गोली हम खाते हैं, बाय माउथ खाते हैं ना, तो इसके अलावा जो है जैसे वैक्सीनेशन है। ठीक है? टीकाकरण जिसको हम बोल देते हैं, ये सारे प्रोसेसेस और जो मैथ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इनका जो है एक अच्छे लेवल पे राइज हुआ। ठीक है? माइक्रोस्कोपी का राइज हुआ। फिर इसके बाद का जो पीरियड आएगा ना, वो है पेशेंट केयर का एरा। तो इसमें क्या था कि रिसर्च शुरुआत में जो है दवाइयों पे करी गई, और उसके थ्रू जो है नए नए ड्रग्स को डेवलप करना शुरू किया गया। उसमें क्या था कि जब नए ड्रग्स डेवलप होंगे तो नेचुरली चांसेस हैं कि उनका कोई अच्छा रिएक्शन भी आए और बुरा रिएक्शन भी आए। तो दोनों तरह के रिएक्शंस को ना उसमें रिसर्च करना, उनको स्टडी करना शुरू किया गया। अब फार्मासिस्ट का ना उस टाइम के दौरान पेशेंट केयर एरा जो कि आज भी चल रहा है, इसमें क्या है कि पेशेंट की एजुकेशन, मेडिसिन्स की एजुकेशन, आगे डिस्पेंस कैसे करना है और इनका जो क्या रोल है, पेशेंट पे क्या लगातार असर हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना, इसका बड़ा मतलब यूज़ है। ठीक है? पेशेंट केयर एरा में। और इसके बाद का जो एरा है जो हम फ्यूचर के लिए मान के चलते हैं, तो वो है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेडिकेशन पे। तो उसमें रिसर्च की जा रही है कि कैसे हम एक डीएनए में ही कन्वर्जन ले आके एक बीमारी को जड़ से ही ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से काफ़ी सारी जो मेडिसिन है वो जेनेटिकली बनाई जा रही हैं। जैसे कि नई थेरेपीज कैंसर के लिए आ रही हैं, अनीमिया के लिए आ रही हैं, हेपेटाइटिस के लिए आ रही हैं, ये बनती जा रही है। तो ये हमने एक ब्रॉड एक आइडिया ले लिया हिस्ट्री का, लेकिन ये था वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव पे। अब हमने देखना है इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या-क्या होता था और क्या-क्या चल रहा है। ठीक है? इंडिया में क्या थी हिस्ट्री? तो इंडिया में मैंने आपको सुश्रुता संहिता, चरक संहिता के बारे में तो चलो बता ही दिया, मैटेरिया मेडिका के बारे में बता दिया। यही मैटेरिया मेडिका बाद में फार्माकोग्नोसी बन जाएगा जो कि फार्मासिस्ट पढ़ेगा। ठीक है?
पहले ये डॉक्टर्स पढ़ते थे। और अब के टाइम में क्या है कि इंडिया में जो पहले एंशियंट टाइम था इंडिया का, उसमें वेजिटेबल्स को, एनिमल्स को या मिनरल्स को, ऐसे ओरिजिन के ड्रग्स को या मेडिसिन को यूज़ किया जाता था। सर वेजिटेबल्स, ये क्या बोल रहे हो आप? वेजिटेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं? अरे यार, बाबा रामदेव बताते नहीं है कि लौकी का जूस पियो, करेले का जूस पियो, है ना? तो वो एक तरह से मेडिकेशन की तरह यूज़ हुआ। एनिमल ओरिजिन के काफ़ी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। मिनरल्स कैसे? जैसे रॉक साल्ट हो गया आपका, जो कि हमें नेचुरली अर्थ के अंदर से कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है? अब आप सोने की भस्म खाते हो, लोहे की भस्म खाते हो, तो वो क्या है? वो एक तरह का मिनरल ओरिजिन के ड्रग्स थे वो, ठीक है? और वो कैसे बनाए जाते थे? वो उस टाइम के सिर्फ़ एक्सपीरियंस्ड वैद्य जी बनाते होते थे। सभी को नहीं थी उसमें इजाज़त कि हाँ, सारे ये पंगा ले लो, ठीक है? तो इसमें क्या था, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था स्टैंडर्डाइज़ेशन का किसी तरह के ड्रग्स का इंडिया में। और जो था, इंडियन सिस्टम डिक्लाइंस, मुस्लिम रूल, व्हाइल अरेबिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम फर्स्ट फ्लरिश्ड। तो पहले क्या था, इंडियन का आयुर्वेदिक सिस्टम को थोड़ा सा मुस्लिम्स ने डिक्लाइन किया, और उन्होंने अपना अरेबिया का और यूनान का जो तिब्बी सिस्टम है ना, उसको फ्लरिश करने की कोशिश करी। इसके बाद ब्रिटिश रूल आ जाएगा। ब्रिटिश रूल कब आ गया था इंडिया में? 1600 ईस्वी के ख़त्म होने के बाद जो है ब्रिटिश रूल एक बार स्टार्ट हो गया, मतलब ब्रिटिश का आने का टाइम स्टार्ट हो गया था। रूल तो चलो ये 1800 ईस्वी के बाद करना स्टार्ट करेंगे। और इस टाइम के दौरान ना क्या था कि एक प्रॉपर ट्रेंड बन जाता है कि 19 सेंचुरी में, मतलब 1940 के आसपास का टाइम एक बन जाता है कि जहाँ पे क्या था कि ड्रग्स को पहले इंपोर्ट किया जाता है यूरोप से, ठीक है? फिर यूरोप जैसे जैसे मतलब ब्रिटिशर्स का जो टाइम है वो वीक होता गया ना इंडिया में, तो इंडिया में भी ड्रग्स को बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो इंडिया में ड्रग्स को बनाने का सिलसिला जो था वो आचार्य पीसी रे और उसमें जो है प्रोफेसर टी के गुज्जर, इनका बड़ा रोल था। तो 1901 में एस्टेब्लिशमेंट होती है बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की। और वो किसने की थी? वो की थी आचार्य पीसी रे ने। तो एक तरह का पहला केमिकल फैक्ट्री आपकी थी आचार्य पीसी रे द्वारा कलकत्ता में, ठीक है? उसके बाद एलेम्बिक केमिकल वर्क्स जो हैं वो प्रोफेसर टी के गुज्जर द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसने काफ़ी आगे तरक्की करी, ठीक है? अब बातें वही हैं कि वर्ल्ड वॉर होती है तो उस टाइम पे इंपोर्ट ज़्यादा होता था ड्रग्स का, ठीक है? फिर इंडिया में और क्या था, मतलब जैसे इंपोर्ट बाहर की ड्रग्स का जब होने लगा ना, तो कोई कंट्रोल नहीं था स्टैंडर्ड पे कि ऐसा करते थे लोग कि इंफीरियर क्वालिटी के ड्रग्स को भी मतलब इंडिया में भेजना शुरू कर देते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि फॉरेन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना ड्रग्स के, उन्होंने इंडिया में बेकार दवाइयाँ जो हैं, मतलब जो एडल्ट्रेटेड हैं, जो कि मिलावटी दवाइयाँ हैं, उनको मतलब डंप करना शुरू कर दिया इंडिया में। और जो इंडियन मार्केट थी ना, वो एक तरह के यूजलेस ड्रग से ही भर गई थी। इससे क्या होने लग गया, एक तो पॉइजनिंग होने लग गई, ठीक है, लोगों में। और अ, जैसे कि ये और क्या करते थे कि क्विनिन की भी पॉइजनिंग होने लग गई, चॉक पाउडर गोलियों में डाल के देने लग गए, ठीक है? और कुछ एक ड्रग्स थे जो कम क्वांटिटी में अपना जो असर ज़्यादा दिखा देते थे, तो उनको भी मतलब बहुत गलत लेवल पे यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण काफ़ी फैटेलिटीज़ हुई उस टाइम पे भी, ठीक है? अब अगली चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो है कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फार्मेसी की एजुकेशन भी तो अभी हम ले रहे हैं ना। अगर आप बी फार्मेसी, डी फार्मेसी कुछ भी कर रहे हो, तो इसकी शुरुआत भी कभी हुई होगी। तो पहले मैंने आपको जैसे बताया कि पहले होता था इंडिया में आयुर्वेदा और सिद्धा, ठीक है? आयुर्वेद और सिद्धा की पद्धति से बीमारियों को ठीक किया जाता था। इसके बाद आएँगे यूनानी परंपरा। ये कहाँ से आई थी? वेस्ट एशिया से, जो मैंने आपको बताया ना कि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वाला जो एरिया, यहाँ से भी एक जो है यूनानी परंपरा का ओरिजिन होता है। और फार्मेसी की जो है इस तरह से इमर्जेंस होती है, ठीक है? अ, इसके बाद क्या था कि ओरिजिन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो है ना, ये स्टार्ट हुआ था 1899 में। मतलब एक तरह की फॉर्मल जो है प्रॉपर एजुकेशन स्टार्ट करी गई थी मद्रास में 1899 में। और इसमें एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी की फॉर्म में जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी डॉक्टर प्रोफेसर एम एल श्रॉफ के द्वारा। उन्होंने एक प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया था फार्मेसी का। और वो कहाँ पे किया था? वो किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और कौन से ईयर में वो लॉन्च हुई थी? 1932 में, ठीक है? इसके बाद 1937 में आंध्रा यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन हुई, वहाँ पे आपकी जो है फार्मेसी को इंट्रोड्यूस किया गया।
फिर इसी तरह से मद्रास यूनिवर्सिटी में 1938 में शुरुआत हुई, 1943 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में शुरुआत हुई, इसके बाद फिर 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरुआत हुई। ठीक है, इस तरह से ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत हो गई। अब जैसे कि आपको पता है ना कि एक बार आपने फार्मेसी को पढ़ाना शुरू कर दिया, अब फार्मेसी की पढ़ाई होनी भी सही चाहिए, ठीक है? उसमें कोई गलत स्टडी ना हो, और या फिर फार्मेसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही से बने, उसमें कोई गलत बात ना हो, कोई ऐसा एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट ना हो, कोई सेल किया जाए। तो इसके लिए ना एक 1948 में एक कानून लाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी एक्ट। और किस ईयर में लाया गया? 1948 में। तो इट वाज फार्मेसी एक्ट 1948। और आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये भी एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फार्मास्यूटिकल्स को रेगुलेट करती है भारत में। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1949 में। ठीक है, और उनके जो पहले रेगुलेशन जो फ्रेम किए गए थे वो फ्रेम किए गए थे 1953 में, कि ये सिलेबस होना चाहिए, इस तरह से पढ़ाना है, ऐसे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तब पता चली। ठीक है, अब हमारे पास लगभग 1500 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जो कि वेरियस फार्मेसी के प्रोग्राम जैसे बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, फार्मा डी, ये सारा कुछ जो है पढ़ा रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी काफ़ी रोल रहा था 2003 में, और इन्होंने ही मतलब काफ़ी फार्मा डी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मतलब काफ़ी मुशक्कत करी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखना है कि फार्मेसी की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए हिस्ट्री का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, इसको आपने अच्छे से एक बार बुक में देख लेना है, इसके नोट्स बना बना लेने हैं, और जितना मैंने पढ़ाया है ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।